अस्सलामुअलैकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ और मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज। जनाब, आज के प्रोग्राम में वो सारी खबरें होंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे जिन खबरों का और उन पर तज्जियों का आपको है इंतज़ार। पॉलिटिकल सियासी हलचल, सियासी मैदान में क्या हो रहा है वो बताएंगे। सियासत के मैदान से लेकर खेल के मैदान का अहवाल आप तक पहुंचाएंगे। पाक ऑस्ट्रेलिया का मैच आज क्या रुख इख्तियार करेगा, कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है, इस पर भी तज्जिया लेंगे। साथ साथ भारत में हिजाब लेने का जो मुतनाज़ा मामला है उस पर भी गुफ्तगू होगी, सेगमेंट्स होंगे। और जनाब, पाकिस्तान के तवील कामत शख्स नसीर सुमरो का इलाज का खर्च अब सिंध हुकूमत ने ले लिया है, इस हवाले से भी बात होगी। और खासकर जो गर्मी एकदम से शिद्दत इख्तियार कर गई है और बाहर का मौसम कहाँ चला गया है ये भी हम आपको बताएंगे, वजह भी बताएंगे और गर्मी कितनी होगी इस हवाले से भी अपडेट आज न्यू पाकिस्तान में होंगी। लेकिन आगाज करेंगे सबसे पहले सियासत के मैदान से, जहां पर अब लग रहा है कि गल वध गई है मुख्तार है, क्योंकि कल जनाब शेख रशीद साहब ने भी ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान पुल का किरदार अदा करने से मना कर दिया है और इनकार कर दिया। बिलावल भुट्टो की जबान से फिक्रा क्या अदा हुआ, कहीं ना कहीं सबकी कांपे टांग रही हैं, लेकिन किसकी और क्यों कांप रही हैं ये बात अभी तक मालूम नहीं है। एक और कल बड़ी हैपनिंग हुई है। परवेज इलाही साहब का कल का होने वाला इंटरव्यू, मेरे ख्याल से काफ़ी क्लैरिटी उसमें थी, या अभी भी वो घुमा रहे हैं या कंफ्यूजन का शिकार कर रहे हैं मीडिया को या जमातों को, ये कहना मेरे ख्याल से मुश्किल है। उन्होंने कल के अपने इंटरव्यू में क्या बात की, सबसे पहले वो देख लेते हैं, फिर इसके ऊपर तज्जिया सामने रखेंगे। जी जनाब, तो चौधरी परवेज इलाही जनाब से जब सवाल किया गया कि इत्तेहादियों का झुकाव ऑपोजिशन की जानिब है या फिर हुकूमत की जानिब, तो उन्होंने बड़ा जामे मगर मुख्तसर जवाब ये दिया कि ऑब्वियसली 100% ऑपोजिशन की जानिब। और खान साहब पर भी उन्होंने तनकीद की, कहा कि खान साहब ने सबके साथ हाथ किया, 3.5 साल उनकी कोई कारकर्दगी नहीं रही, महंगाई है, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, लोग बेरोजगार हैं। बहरहाल उन्होंने कहा कि क्या सबको एहसास प्रोग्राम में नौकरियां दी गई, सेहत कार्ड से क्या होता है, पहले अपने अस्पतालों का जो हाल है वो तो ठीक करें। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने 2023 के इलेक्शन जीतने का दावा किया है। तहरीक अदम एतमाद और दीगर सियासी सरगर्मियों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जो गेस्ट स्पीकर मौजूद है उनका मैं तारुफ आपसे करवाते चलूं। सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार अब्दुल सत्तार खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे, तज्जिया लेते हैं। सर, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। चौधरी परवेज इलाही साहब का कल का जो इंटरव्यू सामने आया, काफी क्लैरिटी काफी दिनों के बाद उसमें दिखाई दी, तो क्या आप समझते हैं कि वाकई गल बद गई है अब? एक तो बात है कि पिछले जितने दिनों से ये अदम एतमाद की तहरीक चली है, पूरी दुनिया में कुछ ममालिक हैं जहाँ कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाते हैं। उसका मतलब होता है उसमें मयाद जो होती है ना, कुछ घंटे होते हैं या कुछ दिन होते हैं। इतनी लंबे चौड़े गैप का मतलब क्या होता है कि आपने सियासतदानों को पैंतरे बदलते हुए, ये सियासतदान हमारे यहाँ पे जो भी सियासतदान हो, चाहे वो हुकूमती जमात हो या अपोजिशन की जमात हो, ये पिछले कितने दिनों से एक दूसरे के साथ मुलाकातें कर रहे हैं। अगर मीडिया उस पर फोकस करे कि कितनी मरतबा कौन सा ग्रुप किस ग्रुप को कितनी मरतबा मिला है और वो कितनी मरतबा क्या बात कह रहा है, तो वो एक अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी सूरत सामने आती है कि जनाब उनको तो पता होना चाहिए कि उन्होंने किस तरफ बैठना है, हुकूमत के साथ बैठना है या अपोजिशन के साथ बैठना है। जो कोई भी है जिसके बारे में दोनों तरफ से दावे आते हैं, हुकूमती जमात भी दावा करती है और अपोजिशन भी दावा करती है। अब ये एक किस्म का सियासतदान, पाकिस्तानी सियासतदान जो होता है, उसने हर हाल में पाकिस्तानी सियासतदान रहना। और पाकिस्तानी सियासतदान क्या होता है, चाहे वो तहरीक इंसाफ की इस वक्त हुकूमत हो या अपोजिशन की जमातें हो, ये जो जुबान इस्तेमाल कर रही हैं, जातियात पे कीचड़ उछाल रही है, क्या इसको सियासत कहते हैं? क्या मुखालफत सियासत में सिर्फ पाकिस्तान में होती है, पाकिस्तान से बाहर नहीं होती? भाई मुखालफत है, आपको मुखातिब करना आना चाहिए कि अपने मुखालिफ को मुखातिब कैसे करते हैं। आप डामाडोल है, सुबह के वक्त आप कोई और बात कहते हैं, दोपहर को आपकी कहीं और मीटिंग है वहां आप कोई और बात कहते हैं, शाम को आप कोई और बात कहते हैं, रात को कोई और बात होती है, अगले दिन कुछ और बात आती है। ये भी जो आप बात कर रही हैं आप जी, ये आज के दिन के बाद, आज ही के दिन में, आज के दिन बाद कितने पैंतरे बदलेंगे? अच्छा, पता चल रहा है? आप पूरी यकीन के साथ कह सकते हैं कि कौन किसकी तरफ बैठेगा।
ये सारी जब उन्होंने गुफ्तगू की परवेज इलाही साहब ने और हुकूमत पर तनकीद की और उन्होंने बड़ा दो टोक बोला कि 100% झुकाव अपोजिशन की जानिब है, यानी कि पूरी उन्होंने क्लैरिटी दी। लेकिन अपने इंटरव्यू के बाद और काफी खान साहब पर तनकीद करने के बाद एंड पर वो ये भी फरमाते हैं कि देखते हैं कि हुकूमत अब क्या ऑफर रखती है। तो ये फिर से कंफ्यूज कर रहे हैं। मैंने वही कहा ना कि ये अब परवेज इलाही साहब की आप बात कर रहे हैं, काफ लीग की बात कर रहे हैं, या जो इत्तेहादी जमातें हैं हुकूमत की तरफ से, ये अपोजिशन में वो जमातें जिनकी तादाद मुख्तसर है जी। इनको देखने वाली बात है कि अगर आप ये अपोजिशन में अब नहीं है, हुकूमत में है ना जो परवेज इलाही साहब, काफ लीग है, तो काफ लीग के पास सीटें कितनी हैं और जो चीजें इनको मिल गई हैं, जिस तरह से इनको रिलीफ मिला है, जिस तरह से इनको कंपनसेट किया गया है, ये इतनी ही तादाद में सीटों के साथ अब चीफ मिनिस्टर बनना चाह रहे हैं। देखना ये भी बड़ी है, पाकिस्तान की सियासत का एक अलमिया होता है कि जिसकी तादाद ज्यादा है। अगर देखा जाए तो पंजाब में सबसे ज्यादा तादाद नून लीग की है, तो बड़े आराम से नून लीग का ही बंदा चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। इसका मतलब बार्गेन हो रही है कि जो जिसके पास 7-8 सीटें हैं वो कह रहा है कि जनाब हम उनका इत्तेहादी हैं, हम उनका साथ छोड़ेंगे तो आप हमें क्या देते हैं। अब हर बंदा तो यही मांग रहा है ना, हमें देते क्या है, चाहे वो अपोजिशन की जमात हो या हुकूमती जमात हो। जब आप इस बार्गेन पे आते हैं तो बार्गेन भी सलीके से करें ना। आप इतनी बूंदे तरीके से आप बार्गेन करते हैं, इतने बेहुदा तरीके से आप बार्गेन करते हैं, और ये पाकिस्तानी सियासत का उड़ना बिछोड़ना बन गया। दोनों तरफ से देखें, अगर कोई बाहर का बंदा जिसने बाहर की सियासत देखी हो, अगर वो पाकिस्तानी सियासत को इन दिनों में देखे तो यकीन करें वो टिकट कटाकर वापस चला जाएगा। वो कहेगा यार ये किस तरह के लोग हैं, सही। इनकी बात की समझ ही नहीं आ रही, एक ही वक्त में 4-4 जुबानें बोल रहे होते। ये क्लैरिटी जो ऊपर से लोग बैठे हुए हैं, लोग सुनना चाह रहे हैं कि यार एग्जैक्टली हमें पता होना चाहिए कि कौन किसकी तरफ जाके बैठ गया। ठीक। अब ये क्या है कि आप इशारा देते हैं, नहीं जी मैं अपोजिशन की तरफ हूँ, फिर दूसरी दफा आपका इशारा आता है मैं हुकूमत की तरफ हूँ। अब आप भी, मीडिया भी कंफ्यूज और लोग भी कंफ्यूज। अब मीडिया को इसमें जिम्मेदारी मीडिया की बढ़ जाती है कि इस कंफ्यूजन को दूर इस तरह से कर सकती है कि वो कैटेगोरिकल टर्म्स में कोशिश करे टू द एक्सटेंट ऑफ नियर टू परफेक्शन। परफेक्शन कोई चीज नहीं होती, नियर टू परफेक्शन होता है। नियर टू परफेक्शन जाके क्लैरिटी ला दें। अब आप बैठे हुए हर बंदा अपना काम पाकिस्तान में काम छोड़ के बैठा हुआ, इसका क्या बनेगा जी? तहरीक एतमाद कामयाब होगी नहीं होगी? उसकी बुनियादी वजह यह है कि सियासतदान कंफ्यूजन में रहता है, खुद भी रहता है, कौम को भी रखता है, लोगों को भी रखता है, और लोग भी कंफ्यूजन पसंद करते हैं। पाकिस्तानी लोग क्लैरिटी नहीं पसंद करते। पाकिस्तानी लोगों की जबिलत में बात जा चुकी है कि वो गैर यकीनी सूरत हाल में रहना पसंद करते हैं, वो कंफ्यूजन में रहना पसंद करते हैं। कोई और मुल्क हो, खुदाई कसम दोनों जमातें आगे लगी हों, हुकूमती जमात तहरीक इंसाफ भी दौड़ लगा रही हो, अपोजिशन भी दौड़ लगा रही हो, अगर लोग अपने सीधे हो जाए। खान साहब, तो फिर आम आदमी के बारे में तो फिर बिल्कुल नहीं सोचा जा रहा। सियासी मुफादात की गेम खेली जा रही है और ब्लैकमेलिंग की जा रही है। ऐसे में जो नून लीग का वर्डिक्ट पहले सामने आया था, शाहिद हकान अब्बासी ने बिल्कुल क्लैरिटी दी थी उसके ऊपर कि सियासत के भी कुछ उसूल होते हैं, इसलिए वो चौधरी बरादरान से मुलाकात नहीं की। लेकिन पीपल्स पार्टी ने उनको काफी हद तक कन्विंस कर दिया कि ऑफर दी जा सकती है। लेकिन दूसरी जानब जो चौधरी ब्रदर्स हैं वो तो बिल्कुल एक ब्लैकमेलिंग सिचुएशन में नहीं आपको लग रहा कि है कि हुकूमत की तरफ से भी बड़ी ऑफर का इंतजार कर रहे हैं, ऑपोजिशन की जानिब से भी बड़ी ऑफर का इंतजार कर रहे हैं? देखिए, ये इस वक्त जो अपोजिशन है ना, जो दो बड़ी जमातें हैं, खास तौर पे दो बड़ी जमातें हैं, उनकी जो सफे बल्कि क़यादत है, मुख्तसर लोग हैं, उनके दरमियान एक कंफ्यूजन इस वक्त है। वो कंफ्यूजन क्या है कि क्या तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है तो उसके फौरन बाद हम इंतखाबात का ऐलान कर दें या ना करें। दैट इज द पॉइंट। उसकी वजह यह है कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो अगले 1.25 साल तो अपोजिशन की हुकूमत होगी। तो 2023 में हुकूमती जमात होने के नाते से जब आप वोटर्स के पास जाएंगे तो आप फंस जाएंगे। इस वक्त तहरीक इंसाफ बहुत बुरी तरह फंसी हुई है, क्योंकि हुकूमती जमात बहुत सारे मामलों में नाकाम हो चुकी है। अगर हुकूमती जमात होने के नाते से तहरीक इंसाफ 2023 के इलेक्शन में जाती है वोटरों के पास, तो ये जीत नहीं सकेगी। ये इस वक्त पूरे यकीन के साथ कहा जा सकता है। लेकिन अपोजिशन एक कितना का रिलीफ दे रही है तहरीक इंसाफ को कि वो एक बर्डन ले रही है अगले 1.25 साल की हुकूमत का, और 1.25 साल में वो क्या कौन से ऐसे मौजूदात होंगे जिसकी वजह से लोगों के जो मसाइल जहां पे जा चुके हुए हैं ये हल करना किसी के बस की बात नहीं है। फिर लोगों ने जो सवाल तहरीक इंसाफ से इस वक्त कर रहे हैं वही सवाल लोग वोटर जिन्होंने वोट डालना होगा वो अपोजिशन जमातों से कर रहे होंगे, और तहरीक इंसाफ को एक नई रिलीफ मिल जाएगा।
फिर तहरीक इंसाफ उस एक वक्त में कह सकेगी कि जनाब ये 16, 17, 18 जमातों ने मिलकर हमारी हुकूमत खत्म की, हम उस एक वक्त में आखिरी साल था हमारा, हमने ऐसी पॉलिसी लेके आनी थी जिससे लोगों को रिलीफ मिलता, चाहे वो झूठ बोले, लेकिन लोगों के जहन में वो बात बैठती है, वो रिलीफ कैसे चला जाता है। अब इनके दरमियान हो रहा है कि हम इस चीज का ऐलान करें ना करें। अगर करते हैं, अगर वो क्रेडिट के साथ आया था कि फौरी तौर पर इंतखाबात हो जाएंगे तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी से, तो जो MNA है, जो सपोर्टर बना हुआ तहरीक अदम एतमाद का, वो कभी नहीं जाएगा, वो तो इलेक्शन में जाना ही नहीं चाहता। वो तो कहता 5 साल तक से पहले अगर कोई मुझे कहे कि 3 महीने पहले इलेक्शन हो रहे हैं, वो ना कर देगा, वो सपोर्ट अपनी विड्रॉ कर सकता। ये जो अपोजिशन की जमातें, 2 बड़ी जमातें, वो इस वक्त इस मसले में फंसी हुई है कि इससे किस तरह बेल आउट करें। फंस तो गए, पता नहीं किसके कहने पे उन्होंने तहरीक अदम एतमाद जमा कराई है। अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाती है तो किसकी नाकामी होगी? ये फिर क्या कहेंगे आगे कि जनाब हमारा साथ नहीं दिया, वादे बड़े किए। तो लोगों को छोड़ो, लोग इसमें नहीं है। ये तो फैसला करना है पार्लियामेंट ने, पार्लियामेंटेरियन ने फैसला करना है, जो जिसकी तरफ बैठेगा। और पार्लियामेंटेरियन और पार्लियामेंट उसके सामने वो सौदेबाजी हो रही है। हॉर्स ट्रेडिंग का नाम ले ले, किसी तरह का भी नाम ले ले आप, वो हर तरह की बात हो रही। कौन सी ऐसी बात है जो छुपी हुई है? हर एक के सामने बात आ रही कि हर बंदा कुछ ना कुछ, हर ग्रुप कुछ ना कुछ लेना चाहता है। वो लिए बगैर सपोर्ट नहीं करेगा, पागल है वो। उसने अब्दुल ईदी फाउंडेशन खोली हुई है, वो सियासत कर रहा है। उसको पता है कि मुझे फायदा होगा तो मैं फायदा दूंगा, फायदा नहीं होगा मैं फायदा नहीं दूंगा। ये हुकूमती जमात भी उसमें फंसी हुई है, अपोजिशन जमातें भी उसमें फंसी हुई है। असूली सियासत नहीं हो रही, इसमें फंसे हुए लोग हैं। अब इसमें क्या होगा कि जिस तरह की गलीज जुबान, बेहुदा जुबान एक दूसरे के बारे में इस्तेमाल कर रहे हैं, कल को गैर सियासी ताकतें और ताकतवर हल्के वो बड़े आराम से आके बैठ जाएंगे। वो कहेंगे देखें जी ये आपस में क्या जुबान इस्तेमाल कर रहे थे। फिर हम लोग ही होंगे जो देखने वाले लोग हैं, वो भी कहेंगे ये ठीक कह रहे। आप उनको मौका दे रहे हैं। जिस तरह की गुफ्तगू आप फरमा रहे हैं इस वक्त अपनी मुखालफत में, ये ऐसी गुफ्तगू है, हो सकता है गैर सियासी ताकतवर हल्के यही चीजें आप इकट्ठी कर रहे हो। और फिर हम लोग जो हैं, मीडिया के जो लोग हैं, वो चीदा चीदा बातें उस वक्त दिखा रहे होंगे। देखिए उस वक्त में इमरान खान साहब वज़ीर आज़म होने के नाते से किस तरह गुफ्तगू कर रहे थे। देखें ये सुमरू किस तरह गुफ्तगू कर रहा था, बदरुमान किस तरह गुफ्तगू कर रहे थे, शहबाज शरीफ किस तरह कर रहा था, जरदारी किस तरह कर रहा था। अब देखें सारी चीजें इनके खिलाफ चली जाएंगी। इनको सोचना चाहिए कि हमने जुबान इस्तेमाल करनी है। मुखालफत है, मुखालफत क्या गलीज जुबान के बगैर नहीं हो सकती। सारी दुनिया में सियासत होती है, मुखालफत भी होती है, लेकिन जुबान का तो बड़ा इस्तेमाल करें। इमरान खान साहब आते हैं, वो खुदाई कसम एक लम्हे के लिए नहीं लगता कि ये वज़ीर आज़म है। वो जुबान इस्तेमाल करते हैं, उंगली ऐसा करते हैं, ये मेरा टारगेट होगा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। हाँ। ये वज़ीर आज़म नहीं लगता। हाँ। बाहर का बंदा बैठा हो ये कहेगा शायद ये लोकल बॉडीज का इलेक्शन जीतना चाह रहा है, ये वज़ीर आज़म नहीं है। उसी तरह से सुमरो, जो सुमरो है, जो JUI का सिंध का सदर है, वो तो गलीज आखिरी हदूद तक चला गया। वो इमरान खान की वाला के ऊपर चला गया। वो कहता है जी मेरे पास सबूत है। अब कोई मौलाना से पूछे कि आपको पता सियासत कर रहे हैं, इसमें मुखालफत कर रहे हैं, इसमें माँ बहनों को लाने की क्या जरूरत है? अगर सुमरो साहब की माँ बहन को ले आए और कहेगा जी मेरे पास सबूत है, तो सुमरो साहब पे क्या बीतेगी? अब ये अपोजिशन को भी देखना चाहिए, हुकूमती जमात को भी देखना चाहिए, दोनों को देखना चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं। सर खान साहब ने तो बड़े वसूख से दावा किया है कि जो अगली हुकूमत है, जो 2023 के इलेक्शन जो इंतखाबात हैं वो तो जीतने वाले हैं, इस बात का उन्होंने दावा कर दिया। जबकि दूसरी जानिब उनके अपने लोग जो है वो छोड़कर जा रहे हैं और जो है वो कोई बड़ी ऑफर भी नहीं दे पा रहे हैं। जलसे जुलूसों में भी वो जो ज़बान का इस्तेमाल किया जा रहा है उस पर भी तनकीद हो रही है। तो कोई स्ट्रेटजी तो कोई अभी वाज़ेह तौर पर हुकूमत की दिखाई तो नहीं दे रही, लेकिन खान साहब का ये दावा कि अगली हुकूमत भी हमारी है, इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, पाकिस्तानी सियासतदान में कौन सा वक्त होता है उसके साथ 2 बंदे भी ना हो, उसका स्टेटमेंट जो होता है सियासी बयान जिसको मीडिया लेके आता है, चाहे वो टीवी चैनल हो चाहे अखबार हो, वो यही दावा करेगा कि जी बस मैं इस वक्त कामयाबी के नुक्कड़ पे पहुंच चुका हूँ। और मैं चाहे उसके साथ 2 बंदे भी ना हो। सियासतदान की सियासी जो बयान होते हैं ना, उनको समझने की जरूरत होती है कि ये पिटा हुआ वो भी सियासतदान हो ना, जो पिटा हुआ भी हो। तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाती है, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि हुकूमती जमात घबराई ना हो? ये कैसे हो सकता है? ये तो मैं मानने को तैयार नहीं। अच्छा ठीक है सर, आखिरी क्वेश्चन क्विकली। परवेज इलाही साहब का तो कल का इंटरव्यू देख लिया, काफी क्लैरिटी भी मिल गई, फिर कुछ कंफ्यूज भी कर गए। MQM जो है वो कोई वाज़ेह ऐलान कर पाएगी आज? आपका क्या ख्याल है? शॉर्टली मैं चाहूंगी कि अगर आप बता दें हमें।
मैंने पहले बताया कि अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी सूरत हाल सियासतदान का एक तकिया कलाम होता है। ऊपर से माशाल्लाह हम लोग जो हैं, जो लोग देखने वाले हैं, जो वोटर हैं, सपोर्टर हैं, वो भी गैर यकीनी सूरत हाल पे रहते हैं। अगर ये वोटर सपोर्टर लोग अगर ये चाहें, आज चाहें, खुदा की कसम इनकी सारी अनसर्टेनिटी खत्म हो सकती है, पूरी क्लैरिटी के साथ आ सकते हैं। ठीक है, कुछ ये तो पब्लिक को प्रेशर को पता ही नहीं है। आपका इशारा भी उस तरफ है। आने वाले जो कुछ दिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला नियो पाकिस्तान के लिए। बढ़ेंगे एक छोटे से ब्रेक की जानिब, आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। भारत ने 70 साल ये प्रोपोगेंडा किया कि वो एक सेकुलर स्टेट है और इस बात का प्रचार उन्होंने पूरी दुनिया में किया, लेकिन फिर चाणक्य के पैरोकारों ने अपना असल चेहरा पूरी दुनिया के सामने खोलकर रख दिया। मोदी सरकार ये चाहती है कि भारत सिर्फ एक हिंदू स्टेट, एक हिंदू रियासत का दर्जा ही रखे। भारत की 79% आबादी हिंदुओं, 14.2% मुसलमानों पर मुश्तमिल है। भारत में साल 2016 से लेकर नफरत अंगेजी के वाकयात में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। 2015 से अगर 2019 की बात की जाए तो हॉल्ट द हीट ने 902 वाकयात रिपोर्ट किए, जो कि सिर्फ और सिर्फ मजहबी तासुब के थे। अब भारतीय रियासत कर्नाटक के तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी के हवाले से हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगल को तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी को बरकरार रखते हुए हिजाब पहनना इस्लामी अकीदे का लाजमी मजहबी अमल नहीं ये करार दिया। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट तज्जियाकार हामिद मशरकी साहब मौजूद हैं। हामिद साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। जो भारत में कोर्ट का जो फैसला सामने आया है, कैसे इसको आप देखते हैं? मुसलमान लड़कियों के हिजाब पर पाबंदी लगाना उनको उनके हक से महरूम रखना है। अस्सलाम वालेकुम नबिया, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बात यह है कि कर्नाटक हाई कोर्ट का ये जो फैसला है ये इंसाफ के बुनियादी असूलों के मुनाफी है। ये मुसलमानों के जज्बात को मजरू करने के मुतरादफ है और इस फैसले ने इंतहाई मायूसी फैला दी है। पूरे जो 25 करोड़ मुसलमान इंडिया में रहते हैं, मतलब इसके अंदर वो बुनियादी तकाजे भी नहीं पूरे किए गए किसी भी इंसाफ के लिए। एक हिंदू चीफ जस्टिस जिसको ना तो दीन इस्लाम का पता, ना ही उसने किसी इस्लामिक बॉडी से पूछा, और उसके बावजूद वो इस्लाम के ऊपर, हिजाब के ऊपर फैसला देने पर कादिर हो गया। इससे बढ़कर बेइंसाफी क्या हो सकती है? और मैं आपको ये बताता चलूं कि अब इस लेटेस्ट इतला के मुताबिक 2 घंटे पहले इंडियन सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसके खिलाफ केस फाइल कर दिया गया है, अपील फाइल कर दी गई है। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर अगर गौर किया जाए तो कर्नाटक के अंदर जो चीफ जस्टिस ने फैसला दिया है उसके जवाब में बहुत बड़ा रिएक्शन आया है। कश्मीर में महबूबा मुफ्ती बोली हैं, उधर से असदुद्दीन अवैसी बोले हैं, और बहुत सारे मुसलमान तंजीमें, चाहे वो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन हो, जाफरिया हो या जमात इस्लामी और दूसरी तंजीमें हो, सब ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है और इस बात को क्वेश्चन किया है कि एक मुसलमानों का एक बुनियादी हक है, एक खवातीन अगर अपनी मर्जी से हिजाब लेना चाहती हैं तो उसके ऊपर पाबंदी कैसे लगाई जा सकती है? ना तो दीनी तौर पर इसकी इजाजत किसी तरह भी आपको दी जा सकती है, ना ही सोशली आपको पाबंद किया जा सकता है कि आप क्या ड्रेस कोड पहने। और पाकिस्तान हो या कहीं पर भी हो, हर जगह पर इस बात के ऊपर एहतजाज होना चाहिए। और इसके ऊपर इस कर्नाटक हाई कोर्ट का ये जो फैसला है ये यूनाइटेड नेशन के बुनियादी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, यूरोपीय यूनियन की जो ह्यूमन राइट्स की, जो फ्रीडम ऑफ ह्यूमन राइट्स है, उसकी खिलाफ वर्जी है। और मैं ये कहूंगा कि आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि इसके बदतरीन असरात भी नजर आएंगे। और जैसे आपने शुरू में कहा कि जब से मोदी की हुकूमत आई है, ये नजर आ रहा है कि ना सिर्फ अफवाज, अदलिया इदारे, चाहे कोई भी हो, सब हिंदुत्व पॉलिसी पे चल पड़े हैं, सब चाणक्य आइडियोलॉजी पे चल पड़े हैं। और आप ये देखिए कि जब जिस मुल्क में इंसाफ जो है वो इस तरह बिखर जाए और इंसाफ ना मिले, वहां पर अकलियतों के लिए क्या चॉइस रह जाती है? बुनियादी सवाल ये है कि क्या अकलियतें वहां अब किस तरह अपने हकूक के लिए लड़ेंगी? दैट इज द मेन क्वेश्चन नबिया। अब तो फिर भारत को बिल्कुल ये दावा नहीं करना चाहिए ना अमित साहब कि वो एक सेकुलर स्टेट है। पूरी दुनिया में जो ये अब बताते फिरते हैं, ऐसा तो हरगिज नहीं है। दूसरा कि मुसलमान भारत की सबसे बड़ी जो निशाना है वो भी मुसलमान है। ये कब तक ऐसा चलता रहेगा?
देखिए, जब से ये आरएसएस आइडियोलॉजी की जो बीजेपी ताकत में आई है, इसने जो मुसलमान जो वहां पर 25% के करीब अक़लियत में हैं, उनको सबसे बड़ा निशाना इसलिए बनाया है कि उनको खतरा भी उन्हीं से है। उनको खतरा है कि मुसलमान जो हैं वो ताकतवर ना हो जाएं, मुसलमानों को पीसा जा रहा है, मुसलमानों को दीवार से लगाया जा रहा है। और आइंदा अभी जो इलेक्शन हुए हैं इंडिया में, यूपी में, बिहार में, पंजाब में और सब में, बदकिस्मती की बात यह कि फिर एक बार बीजेपी को काफी वोट पड़े हैं, कई जगह पे वो जीत भी गई है। और गोवा जैसी रियासत जो एक न्यूट्रल रियासत समझी जाती थी, वो भी बीजेपी के जेरे असर आ गई है। तो इससे साबित हुआ कि इस बदतरीन फाशिस्ट मोदी हुकूमत ने 8 सालों में पूरी हिंदुत्व जहनीत बदल दी है। बहुत बड़ी तादाद में जो हिंदू हैं अब वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू आइडियलिज्म पे चले गए हैं, हिंदू एक्सट्रीमिज्म पे चले गए हैं। और ये ना सिर्फ बड़े सगीर के लिए खतरनाक है, बल्कि ये पूरे जो है वो कुराए अर्ज के लिए खतरनाक है। क्योंकि अगर ऐसा मुल्क जिसके पास एटमी हथियार भी हैं, सब कुछ है, और वो इस तरह की शिद्दत पसंद आइडियोलॉजी और फाशिस्ट आइडियोलॉजी पे जाता है, तो उन 25 करोड़ मुसलमानों की जिंदगियां शदीद खतरे में पड़ जाती है। अब हामिद साहब, मुसलमानों को वहां पर उनके हकूक से महरूम रखा जा रहा है, चाहे तालीम का मामला हो, चाहे नौकरियों का मामला हो, या कोई और मामला हो। आप उनकी मूवीज भी देख लें, वहां पर भी मुसलमानों को टारगेट किया जाता है और एज ए टेररिस्ट दिखाया जाता है। कब तक मुसलमान खामोश रहेंगे? फिल्मों की तो बात अलग, लेकिन जो हकीकत में वहां पर हो रहा है, जो कुछ मुसलमानों को बर्दाश्त करना पड़ रहा है, इस पर कब तक सब खामोश तमाशाई बनकर बैठे रहेंगे? क्या करना चाहिए? और जो OIC या उम्मत मुस्लिमा है उसको साथ देना पड़ेगा। जो बैनुल अक़वामी हकूक के इदारे हैं, चाहे एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, चाहे यूनाइटेड नेशन हो, इन सब को इसमें अक़लियतों के हवाले से, अक़लियतों के हकूक के हवाले से मुसलमानों का साथ देना पड़ेगा। और मैं आपको ये बताता चलूं कि आने वाले दिनों के अंदर, मैं बार बार ये कहता हूं कि जिस अंदाज में हिंदुत्व आइडियोलॉजी को इंडिया और मोदी सरकार ले गई है, आइंदा आने वाले दिनों में इंतहाई खतरनाक सूरत हाल आने वाली है भारत के अंदर। और उसकी बुनियादी वजह खुद ये हिंदू फाशिस्ट आइडियोलॉजी होगी, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर आने वाले दिनों में ना सिर्फ अलहदगी की तहरीकें जोर पकड़ेंगी, इंडिया टुकड़े टुकड़े होगा, बल्कि इसके साथ साथ बहुत ज्यादा मंदेशा है। और एक बार ये अक़लियतों पे डालने की कोशिश करेंगे, जो कि इनकी नाकाम कोशिश होगी। अगर ये खुद इंसाफ नहीं दे सकते, अदालतें, हाई कोर्ट, कर्नाटक हाई कोर्ट इंसाफ नहीं दे सकता, सुप्रीम कोर्ट बाबरी मस्जिद में मुसलमानों को इंसाफ नहीं दे सकता, सुप्रीम कोर्ट कश्मीर के मुसलमानों के बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट कश्मीर, नागालैंड, पंजाब में, हरियाणा में, सब जगह पर मुसलमान और अक़लियतों के मुखालिफ फैसले देगा, तो क्या अवाम के पास क्या चॉइस रह जाएगी? इंडिया के लोगों को ये सोचना है, इंडिया के अंदर जो पढ़े लिखे हिंदू हैं उनको भी ये सोचना है कि क्या वो ऐसी फाशिस्ट आइडियोलॉजी का साथ देकर खुद अपने मुल्क की तबाही का हिस्सेदार बन रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि जो इनसेन, जो समझदार आवाजें हैं हिंदुओं के अंदर भी बिल्कुल हैं, उनको अब आगे आने की जरूरत है, वरना इस RSS आइडियोलॉजी पूरे हिंदुस्तान को बहा के ले जाएगी और हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े होने से कोई नहीं रोक सकेगा जब एक मुल्क खुद फाशिस्ट राह पर चल पड़े। बहुत शुक्रिया हामिद मशरकी साहब, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और पूरी सूरत हाल के ऊपर अपना तज्जिया सामने रख रहे थे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कुछ मौसम की जो तब्दीली है उसने सब लोगों को हैरान कर दिया है। मार्च में इससे पहले इतनी शिद्दत से गर्मी शायद रिकॉर्ड नहीं की गई थी। कराची में मौसम बहारत पड़ने वाली गर्मी गैर मामूली गर्मी है और 16 मार्च तक कराची में गर्मी की शिद्दत जायद रहेगी। और ये भी आपको बताएं कि जनाब लाहौर में भी जो गर्मी की जो शिद्दत है उसमें अचानक शदीद इजाफा हुआ है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है DG मेट सरदार सरफराज साहब। बहुत शुक्रिया सरफराज साहब, आपने वक्त निकाला ट्रांसमिशन के लिए। आपसे जानना ये चाह रहे हैं कि मौसम बहार में ये जो गर्मी इस बार रिकॉर्ड की गई है, क्या ये पहली बार इस तरह से हुआ है कि मार्च में मौसम अचानक इतना तब्दील हुआ हो या गर्मी की शिद्दत इतनी बड़ी हो? बहुत शुक्रिया जी। मैं DG मेट नहीं हूँ, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हूँ। देखिए, ये किसी हद तक अनयूजुअल है, गैर मामूली चीज़ है कि मार्च में अमूमन तो खासकर शुमाली पाकिस्तान में तो बहार के दिन हुआ करते थे और इसका अब की दफ़ा जो है ना ये कुछ गर्म से दिन आ गए हैं। तो उसमें कराची और सिंध की हद तक तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ तो होता रहा पहले भी, इतना बहुत अनयूजुअल नहीं है, लेकिन शुमाली पाकिस्तान के लिए है बिट अनयूजुअल है कि इतना अर्ली गर्मी की एक लहर आ गई है। उसकी बेसिक वजह ये है कि अपर एटमॉस्फेयर में एक हाई प्रेशर बना हुआ है। हाई प्रेशर के नतीजे में एयर जो है वो सिंक कर रही होती है। सिंकिंग एयर
कंप्रेशन की वजह से वार्मिंग प्रोड्यूस करती है, तो उसकी वजह से ये गर्मी की लहर आई हुई है। अब ये कराची में तो इतनी नहीं है, कराची में पिछले 3-4 दिन 11 से लेके 15 तक, खासकर 14 तक, ये 4 दिन गर्म गुजरे हैं और जिसमें 38-39 तक टेम्परेचर पहुंच गया था। लेकिन अब कराची का टेम्परेचर कतरे नीचे आ गया जी। हाँ जी, कल भी 34.5 रहा था और आज के बाद कराची में यही 34-35 की रेंज रहेगी। लेकिन सिंध के जो दिगर अजला है, नवाबशाह, लाड़काना, सखर, दादू और जैकोबाद साइड और फिर नीचे मीरपुर खास और थरपारकर और फिर आपका साउथ पंजाब से फैलते फैलते ये ऊपर सेंट्रल पंजाब यानी लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, मियांवाली उन एरियाज तक भी पहुंचेगी। तो अगले वीकेंड के एंड तक यानी एतवार तक, कमोबेश हफ्ते या एतवार तक ये स्पेल रहेगा ही गर्म मौसम का जी। अच्छा सर फराज साहब, जो कराची में एक लहर आती होती है हीट वेव की, जिसने गुज़श्ता साल कराची के शहरियों की जानों को भी खतरे में डाल दिया था, तो इस साल भी कोई हीट वेव आने का खतरा या खदशा मौजूद है? देखिए, कराची में मई और जून ज्यादा गर्म महीने होते हैं, तो यूजुअली उन महीनों में यानी अप्रैल के कुछ दिन भी ऐसे होते हैं, अप्रैल के वक्त के बाद आप कह लें कि चांसेस होते हैं हीट वेव के। बुनियादी तौर पे यही होता है कि कराची के जनूब में समंदर में अगर कोई एक्टिविटी हो जाए, कोई लो प्रेशर, कोई डिप्रेशन बन जाए या फिर सरफेस के ऊपर, लैंड के ऊपर कोई इस तरह का हाई प्रेशर हो, तो फिर होता है, तो उसमें रूल आउट नहीं कर सकते, मई जून में एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप हीट वेव। ठीक। अच्छा, अब ये भी बताइएगा जनाब कि जो अचानक मौसमियाती तब्दीली रूनुमा हो रही है, इसकी अगर मैं आपसे रीज़न पूछूं, वजह पूछूं, और दरख्त लगाने पर भी तवज्जो शायद हुकूमत का ये प्रोजेक्ट है भी, लेकिन रीज़न जो है मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर शेयर करें हमारे तमाम देखने वालों के साथ। देखिए, जनरली तो रीजन वही होती है कि जो ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, यानी आपको पता है कि पूरी दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसकी फ्यूजल जो आपका फॉसिल फ्यूल होता है उसकी नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी जहरीली गैसें जो हम फिजा में छोड़ते हैं वो इतनी एक्यूमुलेट हो चुकी हैं कि अब हर आने वाला साल पिछले साल की निस्बत गर्मी रह रहा है। यही हाल पाकिस्तान का है। पाकिस्तान के बेशतर शहरों में हम मंथली रिपोर्ट जब निकालते हैं तो उससे पता ये चलता है, और फिर एनुअल रिपोर्ट के पिछले साल के मुकाबले में ये साल और उससे पिछले साल के मुकाबले में पिछला साल, इस तरह से ये ग्रेजुअली वार्मिंग बढ़ रही है, गर्मी ही बढ़ती जा रही है। तो बुनियादी वजह तो वही ग्लोबल वार्मिंग का इशू ही है। ठीक है। अच्छा, ये भी बताएगा किस तरह की शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं, खास तौर पर कराची के शहरी? कराची का तो मैंने खैर आपको बताया ना कि यहाँ कोई इतनी बहुत शिद्दत की गर्मी नहीं है, अगले 15 दिनों में कोई ऐसा खास नहीं है। लेकिन ये कि एहतियाती तदाबीर यही जरूर है कि जो पीक आवर्स होते हैं, आपको पता है कि 11 बजे से लेकर 4 बजे तक पीक हीट आवर्स होते हैं, उसमें लोग अपनी आउटडोर एक्टिविटीज कम से कम रखें। और अगर बहुत जरूरी निकलना हो बाहर, खासकर सिंध के जो सेंट्रल सिंध और अपर सिंध के इलाके हैं, वहाँ पर तेज धूप होती है, बहुत तेज गर्मी होती है, तो उसके नतीजे में हीट स्ट्रोक टाइप चीजें हो जाती हैं। तो कपड़े अपना सर ढांप के निकले और बहुत देर तक एक्सपोजर टू द सन ना करें। बहुत शुक्रिया सरदार फराज साहब, आपने वक्त निकाला। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, और तमाम देखने वालों को हम भी यही पैगाम देंगे कि वाटर इनटेक ज़्यादा रखें, कोशिश करें कि जो सन रेज हैं धूप में कम से कम जाएं, और छतरी का इस्तेमाल करें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें और बारीक कपड़े पहनें, और फलों का इस्तेमाल करें, ठंडी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें, ताकि जो गर्मी की शिद्दत है उससे बचा जाया जा सके। जनाब, लेंगे एक ब्रेक, हेडलाइन ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे और प्रोग्राम को बढ़ाएंगे उसके बाद आगे। स्टे विद अस। Pakistan, Dear Pakistan, Dear Pakistan, Dear Pakistan, Dear Pakistan। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, और पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज की जनाब बात करेंगे प्रोग्राम के इस हिस्से में। बाबर आजम इस वक्त मौजूद हैं पिच पर और उनका साथ निभा रहे हैं अब्दुल्ला शफीक, और ज़बरदस्त पार्टनरशिप बनाकर चौथा दिन ख़त्म करवाया था। कुछ देर पहले की सिचुएशन अगर हम आपके साथ शेयर करें तो 222 रन पर 2 खिलाड़ी आउट, बाबर आजम 120 पर और अब्दुल्ला शफीक 80 रन पर थे। अभी का जो स्कोर है वो भी आपको अपडेट करेंगे। तज्जिया जनाब लेते हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स का आगाज अच्छा नहीं था, ताकत कायम की, क्या कहेंगे? बहुत जबरदस्त दोनों ने बैटिंग की है, और जो आज का पहला घंटा था वो भी उन्होंने गुजार दिया। 14 ओवर्स
ऑस्ट्रेलिया ने कराए पहले घंटे में यहाँ नेशनल स्टेडियम में, 32 रन बनाए बगैर किसी नुकसान के। लेकिन जो आज अगर पाकिस्तान ये 506 रन का जो हदफ है तो वैसे जरा मुश्किल, और टोटल जो आज पाकिस्तान को 314 रन बनाने हैं, क्योंकि कल पाकिस्तान ने 192 रन बना लिए थे, तो अगर ये 314 रन बन जाते हैं तो ये एक नई हिस्ट्री क्रिएट होगी दुनिया क्रिकेट में, क्योंकि आज तक जो सबसे बड़ा टोटल चेज हुआ है वो 418 रन का है। अभी ये कहना तो प्री मैच्योर है, मेरे ख्याल में ड्रॉ की ऑप्शन है, जो पाकिस्तान अगर ड्रॉ भी कर गया तो बेहतर पोजीशन में आ सकता है, क्योंकि जहां से पाकिस्तान ने टेस्ट मैच शुरू किया था पहले 550 रन बनवा दिए, फिर 148 रन पर पाकिस्तान टीम आउट हो गई। लेकिन अब पाकिस्तान जिस तरह फाइट बैक कर रहा है, 224 रन 2 विकेट पे, मेरे ख्याल में बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक की जितनी तारीफ की जाए कम है। बहुत जबरदस्त दोनों ने बैटिंग की, और प्रेशर पे बहुत कम प्लेयर्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया जैसी बॉलिंग अटैक के खिलाफ इस तरह खेलते हैं जिस तरह बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक खेले। भट्टी साहब, ऐसे सिचुएशन अगर मैं आपसे पूछूंगी क्या लग रहे हैं इम्कानात, अगर आप हम गैस तो वैसे नहीं हो सकता खेल में, लेकिन सिचुएशन जो है वो क्या रुख कर रही है, ड्रॉ की तरफ मैच जा सकता है, विन विन सिचुएशन में कौन है, ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान? देखिए पूरे दिन में 90 ओवर्स का खेल होता है जी। कराची में, चूंकि वेदर का भी कोई इशू नहीं है, रोजाना 90 ओवर्स का खेल हो रहा है। तो क्रिकेट में खासतौर पे टेस्ट क्रिकेट में कहते हैं कि सेशन बाय सेशन मैच को ऑब्जर्व करना होता है। तो आज का जो पहला घंटा था, बल्कि दूसरे घंटे का भी पहला ओवर जो है वो इस वक्त हो रहा है, तो अभी तक तो पाकिस्तान जो है वो बेहतर पोजीशन में। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का पहला हदफ तो ये होगा कि इस मैच को ड्रॉ की तरफ लेके जाए। लेकिन अगर विकेट पाकिस्तान के हाथ में हुई और चाय के वक्फे के बाद हो सकता है पाकिस्तान चांस ले और नई हिस्ट्री क्रिएट कर दे। है थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि पाकिस्तान ने एक बार ऑस्ट्रेलिया को इस नेशनल स्टेडियम में 1994 में 314 रन से हराया था, और आज पूरे दिन में 314 रन पाकिस्तान को बनाने, तो देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन अभी तक तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की टीम जो है वो बेहतर पोजीशन में है, अगर गलतियां ना करें। पिच में भी कोई ऐसी चीज नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को इम्पैक्ट डाल पा रहे हैं पाकिस्तान पर। अच्छा, बड़ी हैरानकुन बात है कि भारत की जानिब से भी एप्रिसिएशन मिल रही है बाबर आजम के लिए, और जो शानदार अंदाज बाबर आजम ने सेंचुरी स्कोर की। भारतीय खिलाड़ी ईश्वर ने कहा कि बाबर आजम बहुत अच्छे तरीके से एंड की तरफ जा रही है, एंड करने जा रहे हैं। इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए, नो डाउट बाबर आजम क्या क्लासिक उन्होंने कल सेंचुरी बनाई है। मुझे याद है 2019 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ एडबास्टन बर्मिंघम में जो बाबर आजम ने पाकिस्तान उस वक्त टारगेट चेस कर रहा था, वो मैच विनिंग उन्होंने नॉक खेला था। तो हालांकि वो तो वनडे मैच था, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में शायद बाबर आजम ने बड़ी टीम के खिलाफ इतनी अच्छी खेली, इसीलिए भारत से एप्रिसिएशन मिल रही है। और देखिए, ये एप्रिसिएशन ये चीज भी जाहिर करती है कि क्रिकेट में जो सियासतदानों ने बाउंड्रीज बीच में लगा दी है ना, खासतौर पर नरेंद्र मोदी जब से बीजेपी की हुकूमत आई है, तो हमारे पड़ोसी मुल्क से जितना एंटी पाकिस्तानी सेंटिमेंट्स और क्रिकेट के मामलात में भी वो सियासत को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा जेस्चर है। ऐश्वर्य ने जिस तरह भारत की तरफ से भी एक पाकिस्तानी प्लेयर्स को अप्रिशिएट किया, बल्कि और जो भारतीय जर्नलिस्ट हैं कुछ ने तो ये लिखा है कि आज पाकिस्तान हिस्ट्री क्रिएट करेगा। तो इसका मतलब है खेलों के दरमियान जो ये बाउंड्रीज लगा दी गई है होनी नहीं चाहिए। भट्टी साहब, पिच की सूरत हाल क्या तज्जिया करेंगे पिच की सूरत हाल पर, क्योंकि बड़ा स्कोर है, मुमकिन हो पाएगा? देखिए, इस वक्त तकरीबन 11:09 हुए हैं। इस वक्त तकरीबन को 32-33 टेम्परेचर है। कराची में अच्छी खासी गर्मी है, और कहते हैं कि गर्म मौसम हो तो पिच में टूट फूट होती है। लेकिन अभी तक जितना खेल हुआ है 16-17 ओवर्स का, तो पिच में कोई ऐसी चीज है नहीं। अगर बैट्समैन गेंद को मेरिट के मुताबिक खेले, गलतियां ना करे, तो मेरा ख्याल में पिच में कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज नहीं है कि बॉलर जो है वो बैट्समैनों को आउट कर सके। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम दुनिया की बेहतरीन टीम है। रिसेंटली उसने इंग्लैंड के खिलाफ एशेज की वो 4-0 से जीती, तो उसके खिलाफ हालांकि पाकिस्तान होम ग्राउंड पे खेल रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर पाकिस्तान ड्रॉ कर गया तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी होगी।
अब भट्टी साहब जरा हम अपने नाजरीन को भी याद करवा देते हैं कि जब लास्ट टाइम पाकिस्तान मैच कर रहा था ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑस्ट्रेलिया में, तो यासिर शाह ने बड़ा जबरदस्त स्कोर किया था ऐड और सेंचुरी की थी, जो कि बड़ी हैरान कौन सी। 2 के मैच तो हम वो हार गए थे, लेकिन खिलाड़ी हैरत में मुब्तला जरूर हो गए थे। इस पर आप क्या कहेंगे, अभी भी कुछ ऐसा हो सकता है? देखिए, यासिर शाह चूंकि लेग स्पिनर है, बैटिंग में तरह की परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन बहरहाल वो ब्रिस्बेन में जो उन्होंने सेंचुरी बनाई थी, इसलिए लोग उसको याद करते हैं कि यासिर शाह ने बैटिंग में जाके अपने जौहर दिखाए। लेकिन क्रिकेट में हो जाता है कई बार। अब आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जब बैटिंग कर रही थी, उनके भी जो ऑर्डर बैट्समैन थे, उन्होंने पाकिस्तान की बॉलिंग को काफी टफ टाइम दिया। तो क्रिकेट में हो जाता है कि कई बार टेलंडर्स जो है जाके बड़ी इनिंग्स खेल लेते हैं, लेकिन दुआ यही कि आज का जो मैच है वो टेल अंडर्स तक ना ही जाए तो बेहतर है। ठीक, तो भट्टी साहब क्या स्ट्रेटजी आपको लगता है कि होनी चाहिए मैच में आज के हवाले से कि पाकिस्तान की विक्ट्री हो इंशाल्लाह? आपको लगता है कि कुछ चेंजेस भी करने की जरूरत होंगी या स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? देखिए, स्ट्रेटजी यही है कि अगर पाकिस्तान पॉजिटिव खेले तो नामुमकिन नहीं है, ये फिजिबल है 314 जो आज पाकिस्तान ने बनाने। लेकिन अगेन वही बात है कि अगर कहीं खतरात लेने की और एक आध विकेट गिर गया तो फिर ऐसा ना कि ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट कर जाए, क्योंकि बाबर आजम खुद कप्तान है, अंदर मौजूद है। तो मेरे ख्याल में वो सिचुएशन को सेशन के हिसाब से लंच के बाद शायद 1 घंटा जब गुजर जाएगा, उसके बाद शायद पाकिस्तान की मैनेजमेंट जो है वो इस तरफ सोचे कि पाकिस्तान इतने बड़े टारगेट को फेस करने के लिए जाए। अब भट्टी साहब, अगले मैचेस लाहौर में भी होने वाले हैं, उस हवाले से आप क्या देखते हैं? क्राउड लाहौर का आपको पता है बड़ा पुरजोश होता है, जो कि हमने लास्ट टाइम भी देखा पीएसएल के हवाले से भी। तो मेरे ख्याल से कि अच्छे और मजेदार दिलचस्प मैचेस आगे आने वाले हैं। देखिए, इस सीरीज में चूंकि पिचेस की एक बड़ी कंट्रोवर्सी रही, पिंडी में हाई स्कोरिंग मैच हुआ जिसमें फिर आईसीसी ने भी उस पिच को लो स्टैंडर्ड करार देके डीमेरिट पॉइंट जो है वो पिंडी स्टेडियम के खिलाफ दिया। तो इस बार तो पिच बेहतर है। अब लाहौर में पिच की सूरत-ए-हाल ये कि दुबई से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी क्रिकेट एकेडमी के जो क्यूरेटर है, टोबी उनका नाम है, टोनी हेमिंग्स, उनको बुलाया है। वो पिच की तैयारी में मदद कर रहे हैं। फिर जो एक और चीज है कि जो वाइट बॉल मैचेस हैं, जो इस वक्त इस्लामाबाद और पिंडी में जो सियासी सूरत-ए-हाल है, वहां जो मुजाहरों और धरनों का ऐलान किया गया है, तो वो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कंसीडर कर रहा है कि पहले 3 वनडे और 1 T20 पिंडी में होना था। तो शायद आज में ये भी डिसीजन आ जाए कि वो मैचेस भी लाहौर शिफ्ट हो जाए, तो लाहौरियों के लिए काफी क्रिकेट में एक्टिविटीज है। आपको पता है कि अभी मौसम बहार है, बसंत का सीजन है, बसंत पे तो वैसे पाबंदी है, लेकिन जाएं क्रिकेट को एंजॉय करें। ग्राउंड में अच्छी टीम है, दुनिया की टॉप की टीम आई हुई है, तो एक अच्छा एटमॉस्फेयर हो सकता है लाहौर में अगर लोग जाएं और क्रिकेट को एंजॉय करें। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, थैंक यू सो मच। बाकी देखते हैं कि आज का दिन जो है वो कौन सी टीम जनाब मैच जीती है या फिर मैच ड्रॉ की जाने बढ़ेगा, ये तो वक्त बताएगा। बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब और लेंगे एक वक्फा। वक्फे के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, एक वक्त था, एक दौर था जब सिंध के आलम चन्ना पाकिस्तान की पहचान थे। ना सिर्फ वो पाकिस्तान में उनकी पहचान थे, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी लोग उनको पहचानते थे। आज भी सिंध की धरती पर नसीर सुमरो तवीलुल कामत शख्स है, लेकिन अब वो बीमार हैं और फेफड़ों और ज़ियाबतिस के मर्ज में मुब्तला हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने पाकिस्तान के दजारुल कद शख्स नसीर सुमरो की इलाज की जिम्मेदारी उठा ली है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त नसीर साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सुमरो साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले हमें अपनी सेहत के हवाले से बताइएगा, आप ठीक हैं? किस तरह से आपका इलाज अभी हो रहा है? सेहत के बारे में बताएं हमें। पहले तो मैं आपका शुक्रिया, और दूसरी बात के एक तरफ से शुक्रिया भी अदा करूंगा सिंध गवर्नमेंट का, और ना भी शुक्रिया अदा करूँ, क्योंकि मुझे ये जो चेक मिला है 10 लाख का, ये तकरीबन 6 महीने के बाद मिला है, और मैं ऐसी कंडीशन से वापस आया हूँ जो मौत के करीब था, और इतनी लेट होने के वजह से मैं मर भी सकता था। ठीक है ना,
कहता है कि सिंध गवर्नमेंट पता नहीं क्यों ऐसा कर रही है। अच्छा, सिर्फ मेरे साथ नहीं कर रही है, बहुत से फनकारों के साथ भी ऐसा हो रहा है। बेचारे लोग अस्पतालों में जब तड़पते हैं ये वो, उनको कुछ नहीं पूछा जाता है। जब मर जाते हैं उनको बाद में बोलते कि हमने ये किया, हमने ये किया। और दूसरी बात ये है कि अगर 10 लाख रुपए दिए हैं तो आप जब आखान में एक हफ्ते या 10 दिन के लिए एडमिट होंगे ना कोई पेशेंट, तो कम से कम उसका 5-6 लाख से कम बिल नहीं आता है। सही। तो अंदाजा लगाएं कि क्या असर हो रहा है हमारे मेडिकल की वजह से। क्या वजह बनी सुमरो साहब, इतनी ताखीर से चेक मिला, 6 महीने गुजर गए, आपकी हालत मजीद बिगड़ भी सकती थी, लेकिन ताखीर की वजह क्या बनी, इतना वक्त लग गया? बिल्कुल, और मेरी तबीयत बिल्कुल खराब हो गई थी, यूं समझे मैं मौत से फिर वापस आया हूँ। और हालात इतनी खराब थी कि बस घर वाले रो रहे थे कि डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था कि बस आखिरी अल्लाह ताला को सेहत दे, वरना मुश्किल है। सुमरो साहब, इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। हमेशा क्यों ताखीर हो जाती है, चाहे हमारे आर्टिस्ट हो, चाहे हमारे फनकार हो, या हमारे पाकिस्तान की वो शख्सियात हो जिनसे हम तमाम लोगों को बहुत प्यार है और जिनको हम हमेशा सेहत में देखना चाहते हैं। सो इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क टू गवर्नमेंट, हुकूमत के लिए, कि क्यों हमेशा इतनी देर हो जाती है। मुझे बताइए, आप अभी ठीक हैं, आपका इलाज चल रहा है, आप बेहतर कंडीशन में हैं, डॉक्टर्स क्या कहते हैं आपकी सेहत के हवाले से? सेहत में मैं 7 साल से इस तकलीफ में मुब्तला हूँ, मेरे फेफड़े काम नहीं कर रहे हैं 7 साल से, और मैं अपीलें कर करके थक गया था। तो ये तो अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब अता फरमाए। जब उमर शरीफ साहब बीमार हुए तो सिंध गवर्नमेंट ने उनको 4 करोड़ रुपए जारी किया 2 दिन के अंदर, और मेरा 6 महीने के बाद जारी हुआ 10 लाख का। चले, अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी हुई। उमर शरीफ साहब को पैसे मिले, अल्लाह ताला उनको अगर जिंदगी देता तो वो तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि हमारे बहुत हीरो था पाकिस्तान का। और दूसरे फनकारों या गुलकारों उनके साथ बहुत नाजायजियां होती हैं। मैंने देखा है 1-2 फनकार को वो अस्पताल में तड़प मर गए। जैसे आप देखें हमारे हीरो कदीर खान साहब हैं, जी, डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब, जी, उनका भी इलाज टाइम पे नहीं किया गया, ना कोई इनको कोई सपोर्ट की गई, ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, ना कोई किसी सिंध से कोई भी सपोर्ट नहीं की गई। वो हमारे पाकिस्तान की हीरो है, बल्कि यूं समझे एशिया की हीरो थे, ठीक है। उनको भी ये हाल किया, पता नहीं किन मनमानियों में डूबे हुए हैं। सिर्फ इनकी अपने जेबें भरी होती है, और बाकी चाहे इंसानियत यहाँ पे ये इंसान को इंसान नहीं समझते हैं ये लोग। सुमरो साहब, अगर आप कोई पैगाम देना चाहते हैं, कोई अपील करना चाहते हैं हमारे नियो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अल्लाह ताला इन लोगों को समझ दे, मरने के बाद कोई भी जो ना वापस नहीं आता है, ठीक है ना। तो बेहतर है उनको जब जिंदा है, उनको जब जरूरत है उनको दी जाए, तो मेहरबानी होगी इन लोगों की। ठीक, अच्छा, जी, अच्छा सर, आप PIA की भी मुलाजिम है, इदारा कर रहा है आपको सपोर्ट हर लिहाज से, मेडिकल के हवाले से? देखिए, मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक है मेरा जी, वो मुझे दवाइयाँ देती हैं, उनकी मेहरबानी PIA की, ये बड़ी बात है इस दौर में, समझे ना। इस दौर में वरना दवाइयाँ खरीदना भी गरीब के लिए बहुत अजाब बन गया है। ठीक, दवाइयाँ इतनी महंगी हो गई हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। बिल्कुल, ठीक है ना। और हॉस्पिटल में जिसमें जाओ तो अजाब बना हुआ है, ठीक है ना। तो PIA की मेहरबानी, शुक्रिया, वो दवाइयाँ देती हैं मुझे, समझे ना, वो सपोर्ट इस तरह से करती है मुझे। ठीक, अच्छा सुमर साहब, बताइए कि डॉक्टर्स आपकी सेहत के हवाले से क्या कहते हैं? जैसे कि आपने बताया आपके जो लंग्स, फेफड़े हैं वो दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो डॉक्टर्स का क्या मशवरा है आपकी सेहत के हवाले से, इलाज के हवाले से? डॉक्टर ने कहा है कि आपकी स्टेज अब निकल गई है, क्योंकि आपकी यूं समझे अभी आखिरी स्टेज है, यूं समझे, क्योंकि जो ना आपको 24 घंटे ऑक्सीजन देनी है,
24 घंटे ऑक्सीजन देनी है और प्लस में बाई पाइप रात को सारी रात लगाना है। ये 2-2 मशीनें चलती हैं। ऑक्सीजन भी महंगी हो गई है, ऑक्सीजन भी खरीदना बड़ा अजाब बन गया है। तो बस समझ में नहीं आ रहा है कैसे गुजरेगी हमारी। सुमर साहब, हमारी पूरे पाकिस्तान की, हमारी सबकी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको सेहतयाबी अता फरमाए। और मुझे बताइएगा कि डॉक्टर्स ने कुछ रिकमेंड किया है कि जो इलाज है वो बेहतर हो सकता है, बैरून मुल्क जाने का मशवरा या कुछ इस तरह की रिकमेंडेशन क्या डॉक्टर्स की जानिब से दी गई है या पाकिस्तान में मुमकिन है इलाज? ये कोई बैरून मुल्क इलाज वगैरह नहीं होगा, क्योंकि इसका था कि ट्रांसप्लांट इनका कह रहे थे कि ट्रांसप्लांट हो रहा है, मगर वो ट्रांसप्लांट भी कोई कामयाब नहीं गए बहुत सारे। ठीक है, फेफड़े ट्रांसप्लांट वरना करते हैं कोई, तो वो भी कामयाब नहीं गए। मैं मालूमात की, डॉक्टर ने कहा कोई ऐसा इलाज बाहर मुल्क में नहीं है, यही इलाज है इसका। ठीक। और आपको इसी तरह जीना पड़ेगा जब तक। ठीक है। अब सुमर साहब, अब जो हुकूमत की तरफ से आपको जो ये 10 लाख रुपए का चेक दिया गया है, जो कि काफी ताखीर से भी आपको मिला, क्या ये आपके इलाज के लिए काफी है या आप और अपील करना चाहेंगे हुकूमत से कि वो आपको कोई मदद फराहम करें? बिल्कुल। देखें ना, मैंने आपको जैसे पहले ही अर्ज किया कि आप अगर एक हफ्ते के लिए किसी भी हॉस्पिटल में जाए, कम से कम 5 लाख का बिल आता है। ठीक है ना, तो ये तो यूं समझे कि ऊँट में जीरा डालने के बराबर है। ठीक है, मगर फिर भी मैं इसलिए शुक्र करता हूँ कि हम जो ना गरीब लोग हैं जी, हमें अगर 10 लाख मिल जाए हम तो बहुत शुक्र अदा करेंगे। ऐसे वक्त में, बुरे वक्त में अगर मिल जाए तो फिर भी शुक्र अदा करेंगे जी। मगर इनको इतना ख्याल रखना चाहिए कि इतनी महंगाई का दौर है, कम से कम 20 लाख करते या 30 लाख करते तो कुछ अच्छा सहारा बन जाता। बिल्कुल। मगर हम इनको कौन समझाए, हम नहीं समझा सकते हैं। पहले भी सुमर साहब, खान साहब की हिदायत पर ये 10 लाख रुपए का चेक जो है वो सिंध हुकूमत ने आपको प्रोवाइड किया। क्या कहना चाहेंगे आप खान साहब को? कोई पैगाम, मैसेज हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू? जनाब आला, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि मुझे खान साहब ने नहीं दिया है पैसा, वज़ीर आज़म साहब ने नहीं दिया पैसा। ये मेरे इम्तियाज शेख साहब हैं। अच्छा, ठीक है। सिंध के वजीर हैं तवानाई के, उसने ये कोशिश की। ठीक है। उसके थ्रू ये काम हुआ है। ठीक है। अदरवाइज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं किया है। मैंने हालांकि खत भी लिखा है और फिर अभी मैं आज या कल में फिर दरखास्त भेज रहा हूँ वज़ीर आज़म साहब को कि मेरे कुछ किया जाए मेरे लिए। वैसे किसी से राब्ता करने की कोशिश की सिंध हुकूमत ने? तो आपको चेक प्रोवाइड किया, कोई कांटेक्ट किया किसी ने आपसे? जी जी। उनको मैंने सेहत कार्ड के लिए भी लिखा है। सेहत कार्ड, अगर सेहत कार्ड दिया जाए तो मेरे बहुत सारी परेशानी हल हो जाएगी, अगर सेहत कार्ड मिल जाए तो। ठीक है। सुमर साहब, किसी से कांटेक्ट है आपका? जैसे कि सिंध हुकूमत ने पहले आपको मदद फराहम की, चेक भी मिला, तो कोई किसी ने कांटेक्ट बाद में किया या किसी से आप दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे ताकि और मदद हो सके आपकी? जी, अभी देखें, ये तो अभी एतमाद के वोट वगैरह में बिजी हैं सारे, तो किसी से राब्ता नहीं हो पा रहा है। देखते हैं, कोशिश करेंगे, जरूर कोशिश करेंगे कि मेरी बात पहुंच जाए और हो सकता है कि थ्रू मीडिया का ही पहुंच जाए बात, क्योंकि मीडिया ही मेरा सहारा है। बिल्कुल, मीडिया भी है और सोशल मीडिया भी, सोशल मीडिया की ताकत को भी मेरे ख्याल से आपको आजमाना चाहिए। सुमर साहब, आपकी फैमिली में भी यकीनन बहुत सारे लोग होंगे, आपको बहुत सारे प्यार करने वाले लोग भी मुल्क में मौजूद हैं, तो मेरे ख्याल से आपको उस पर भी अपील करनी चाहिए, वहां पर भी अपने चाहने वालों से आपको बात करनी चाहिए। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग सामने आ सकेंगे इस तरह से। हमारी बहरहाल भरपूर दुआएं आपके साथ हैं कि अल्लाह ताला आपको जल्द अज जल्द सेहत याबी, मुकम्मल सेहत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, आपने नियो पाकिस्तान को वक्त दिया। हमारी दुआएं हैं आपके साथ और जनाब बढ़ेंगे अब प्रोग्राम में। हम इस वक्त एक छोटे से ब्रेक की जाने, जिसके बाद आपको लिए चलेंगे रूह अफ़ज़ा के किचन में। साथ रहिए।
वेलकम बैक। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और जब भी कहीं पर ट्रैवलिंग का हम लोग प्लान बनाते हैं अपनी फैमिली के साथ या किसी जगह पर जाते हैं इस घूमने फिरने के लिए, तो अक्सर हम इस सोच में मुब्तला रहते हैं कि इस जगह की, इस शहर की कौन सी वो ख़ास मकामात है जहाँ पर हम ट्रैवल कर सकते हैं, जिन पर हम घूम फिर सकते हैं। उनमें तारीखी मकामात भी आते हैं, बड़े वो इंटरेस्टिंग और दिलचस्प लगते हैं। तो आज मैं न्यू पाकिस्तान में आपको बता रही हूँ कि अगर आप पेशावर का रुख करें या पेशावर वाली साइड पर जाएँ तो पेशावर के वस्त में मौजूद है जनाब सेठी मोहल्ला, जहां पर एक पुरानी तारीखी जनाब आपको दिखाएंगे, बल्कि पैकेज भी दिखाएंगे, सेठी हाउस मौजूद है जो कि सयाहों की तवज्जो का मरकज भी और बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे बहुत सारे जो मकानात हैं वो तहखानों की सूरत में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो एक बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट तैयार की है हमारे न्यूज़ रिपोर्टर लिहाज अली ने। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पैकेज देखें। आइए। पुराने ज़माने में घर नहीं हुआ करते थे, हवेलियाँ हुआ करती थी। अगर आज के दौर में हम देख लें तो हम जिस घरों में मकानात में रह रहे हैं तो वो लाइक बंद पेटियों, बॉक्सेस की मिसाल मानंद रख रही हैं। और अगर आप इस तरह के घरों में आ जाए तो ये टिपिकल हवेलियाँ हैं। मतलब आपको यहाँ पर ये घर इस तर्ज पे बनाए गए हैं कि यहाँ पर आपको शोर, साउंड प्रूफ, एक किस्म की ये घर साउंड प्रूफ है। जेहलम से ताल्लुक़ रखने वाले सेठ करीम बख्श लकड़ी के ताजर थे। सिटी हाउस पर तामीराती काम मुकम्मल होने में 24 साल का अरसा लगा। इमारत का कुल रकबा 33 मरले है। सेठ करीम बख्श की घर में 70% लकड़ी इस्तेमाल हुई जो अफगानिस्तान और कश्मीर से मंगाई गई। 30% वजीरी ईंटों, चूना समेत बम्बई से लाई गई लोहे की प्लेटों का इस्तेमाल हुआ। यहाँ सेठी हाउस में आपको डिफरेंट रिलीजन का आर्ट वर्क देखने को मिलेगा। इन्होंने मिक्सचर यूज़ किया हुआ है। क्योंकि ये ट्रेडर फैमिली थी, जहाँ पर भी ये लोग अच्छी खूबसूरत चीज़ देख लेते थे उसको कैप्चर करके यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते थे। सिटी हाउस में 3 तहखाने तामीर किए गए हैं। तहखानों में रोशनी और हवा का ऐसा जामे निज़ाम कि अंधेरे और हब्स का एहसास तक नहीं होता। सिटी हाउस की दरो दीवार अपने अंदर कश्मीरी, वस्ती एशियाई और ईरानी सकाफत की 1 सदी की दास्तान समोए हुए हैं। खिड़कियों की रंगीन शीशों से आने वाली रोशनी जब दरो दीवार पर पड़ती है तो फन के इस शाहकार को एक नई जला मिलती है। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास के साथ लिहाज अली, न्यू न्यूज़, पेशावर। जी जनाब, तो ये दिलचस्प सा आपने पैकेज देखा और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक तारीखी इमारत ये हमें नज़र आती है। और जब भी हम किसी हिस्टोरिकल प्लेस का रुख करते हैं, हम वहाँ पर जाते हैं तो बहुत सारी हिस्ट्री भी हमें अपने जाने को मिलती है। तो आप भी पेशावर जाए तो जनाब सेठी हाउस का आपने ज़रूर विजिट करना है। अब हम आपको लिए चलते हैं रूह अफ़ज़ा के किचन में, जहाँ पर अनम कुछ बना रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या बना रही हैं आप? आज नबिहा हम रूह अफ़ज़ा के किचन में बेसिकली स्पेगेटी बोलोनीज बना रहे हैं। मैंने कहा काफ़ी देसी कर लिया है, बिरयानियाँ भी बना ली, बहुत अच्छा किया कि आज थोड़ा सा हम जरा रूटीन से हटकर प्लस ये जो मील है ये बच्चों की पसंद का भी है और बड़ों की पसंद का भी है। तो ये तकरीबन जो है ऑलमोस्ट रेडी है, बस एक आध चीज़ें इसमें जाएगी। मैं सिंपल आपको इसकी पहले रेसिपी बता देती हूँ। चिकन कीमा था, उसको मैंने ऑयल में पहले फ्राई कर लिया, उसमें गार्लिक पेस्ट ऐड कर ली। जब वो अच्छी तरीके से फ्राई हो गया, पानी ड्राई हो गया, मैंने इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स जो कि मसाले हैं नमक, काली मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड ऑन की है, थोड़ी सी सोया सॉस ऐड की है, चिली सॉस ऐड की है इसके अंदर, अच्छी तरीके से उसको कुक किया। फिर उसके अंदर टमाटो पेस्ट डाली है, पास्ता पेस्ट डाली है। डालने के बाद जब वो ग्रेवी फॉर्म में आ गई है उसके बाद मैंने इसके अंदर मशरूम्स ऐड किए। मशरूम्स ऐड करने के बाद मैंने बॉइल्ड पास्ता ऐड कर दिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़े से मिक्स हर्ब्स और हम इसमें डालेंगे जो हरा प्याज होता है। अच्छा, वो ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहे तो डाल लें, अगर स्किप करना चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि एक तो कलर बहुत अच्छा सा आ जाता है और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो थोड़ा सा रख लेते हैं ऊपर गार्निश के लिए। तो बस फिर इसको सिंपल सा मिक्स करेंगे पास्ता को। अच्छा, इसको 2 तरह से, जैसे मैं अभी नबिहा से डिस्कस कर रही थी कि इसको 2 तरह से सर्व करते हैं। अगर आप चाहें तो इसको आप बेड करके पास्ता का उससे भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो डायरेक्टली इस तरह मिक्स भी कर सकते हैं। तो मतलब ये आपके पास। अच्छा अनम, मैं आपसे यही कह रही थी कि अगर घर में अचानक से गेस्ट आ चुके हैं तो ये एक ऐसी चीज है, अगर आपने इंग्रेडिएंट्स मतलब पास्ता रखा हुआ है और चिकन मिंस अगर आपके पास मौजूद है, चिकन का कीमा, तो हम इसको बड़ा क्विकली बना सकते हैं। बहुत क्विकली बन सकता है, कोई टाइम टेकिंग नहीं है बिल्कुल भी।
और अगर कोई सब्जी वगैरह या अगर वो डालना चाहे नहीं भी है तो भी चलेगा। ओरिजिनल वैसे रेसिपी में जो है वो आप नहीं वेजिटेबल्स ऐड कर सकते, लेकिन अगर आप डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं, मतलब आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। ओके, अच्छा सॉस कौन सी हम इसमें ऐड की है? इसके अंदर हमने टोमेटो पेस्ट ऐड की है। ओके, और साथ में जो पास्ता सॉस होती है वो। अच्छा, घर की भी हम टोमेटो सॉस कर सकते हैं या बिल्कुल बाजार जी, की ही? बिल्कुल जी, आप घर की भी यूज कर सकते हैं। आपने टमाटोस को ब्लांच करके अच्छी तरीके से, फिर उसको आपने ब्लेंड कर लेना है, और ब्लेंड करने के बाद जो है आपने उसके अंदर जो है नमक और थोड़ा सा जो है आपने वो डाल देना है पार्सले। पार्सले आप डालेंगे उसके अंदर तो उससे जो होगा बड़ा अच्छा सा। अच्छा, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑरिगानो और स्प्रिंकल कर रही हूँ। ओके, ये स्पेगेटी बोलोनीज जो है, और ये इटालियन हर्ब्स ऐड करने से खुशबू बहुत अच्छी आती है। और ये जी पास्ता हमारा रेडी हो गया। अच्छा अनम, इसको थोड़ा सा जूसी भी हम कर सकते हैं? यूजुअली जब मुझे घर में मैं बनाती हूँ तो फिर मैं बटर थोड़ा सा उसमें ऐड कर देती हूँ। बिल्कुल, आप इसको जूसी भी कर सकते हैं। जब आप बना रहे हैं, मतलब अपनी सॉस बना रहे हैं, उस सॉस में आप क्या करें कि थोड़ी सी चिकन पेस्ट ऐड, चिकन स्टॉक ऐड कर दें। चिकन स्टॉक जब आपने उसको ऐड करनी है वो लिक्विडी। अच्छा, लिक्विडी आप इसको इस फॉर्म में नहीं बना सकते जब आप मिक्स करते हैं। लिक्विडी आप तब उसे कर सकते हैं जब आपने स्पैगेटी का बैट सेट किया हो, ठीक है, और उसके ऊपर आपने ग्रेवी डाली। अच्छा अनम, समटाइम जब पास्ता सर्व करते हैं तो मैंने हमेशा अक्सर एक चीज नोट की, अगर आप किसी के घर जो है वहां पे पास्ता बन रहा है, या कभी मैं करूं कि आफ्टर मतलब कि अगर फ्रेश गरम बना है उसको सर्व करें तो वो बहुत लजीज लगता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा ठंडा होता है तो वो बहुत ड्राई भी हो जाता है, तो उसको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं? इसलिए उसका यही है कि आपने उसको ऐसा बैलेंस रखना है कि जब वो ड्राई भी हो जाए तो वो थोड़ा सा लिक्विड ही रहे। तो आपने जो है स्टॉक की क्वांटिटी को जरा मद्देनजर रखते हुए, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल अब मेरे पास 1 kg चिकन का कीमा था, तो मैं इसमें कम से कम 2 ग्लास जो है वो डालूंगी स्टॉक, अगर मैंने बेड सेट करना है, क्योंकि जब मैंने उसके ऊपर डालना है उसने सारे जूसेस नीचे रिलीज कर लेने। रिलीज जब वो करेंगे उसके बाद जब आप उसको मिक्स करके खाएंगे तो वो लिक्विड ही रहेगा। अच्छा, इसमें ये भी हो सकता है कि हम पास्ता बॉईल करके साइड पे कर ले, चिकन में हम साइड पे कर ले, जब आपको हमने सर्व करना है तो उनको हम फौरन बिल्कुल आप उसको मिक्स करें और या बेड बना के और उसके ऊपर वो रेसिपी सिंपल जी। 1 कप ऑयल है, तकरीबन ½ कप ऑयल है, उसके अंदर 1 kg चिकन का कीमा हमने ऐड ऑन किया है, गार्लिक पेस्ट डाली है, इसके अंदर नमक है, काली मिर्चें है, कुटी हुई लाल मिर्चें है, सोया सॉस है, चिली सॉस है, टोमेटो पेस्ट है, पास्ता पेस्ट है, डालकर अच्छी तरीके से उसको कुक कर लिया है। थोड़ा सा चिकन स्टॉक ऐड किए, ग्रेवी बना के उसके अंदर जो मशरूम्स ऐड कर दिए, मिक्स हर्ब्स डाले हैं, पास्ता बॉईल करके। अच्छा, पास्ता की ऑप्शन जो है वो आपके पास दोनों है, आप स्पेगेटी भी ले सकते हैं, दूसरा रेगुलर पास्ता भी ले सकते हैं। बॉईल करके आपने उसमें डाल देना है, मिक्स हर्ब डालकर आपने उसकी गार्निश। थैंक यू सो मच। और आज आपने इतना डिफरेंट मेन्यू हमारा तैयार किया है, और जनाब इसके साथ ही हम आपसे लेंगे इजाजत, क्योंकि कल करनी है मुलाकात, तो बहुत सारा ख्याल रखिए, अच्छा सा दिन स्पेंड कीजिए, कल मिलते हैं, टेक केयर।